बच्चे आ गए। नमस्कार भाई लोग, स्वागत है सबका। कैसे हो आप लोग? संदीप, साहू, श्वेता, शशि, नीतीश, ठीक, खान, दीक्षित, सूरज, संदीप, जतिन, चलो सारे लोग जल्दी जल्दी से आ जाओ। बताओ कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? काफी दिन पर हम लोग मिल रहे हैं। ठीक, छुट्टियां कैसी रही तुम लोगों की? तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे। ढेर सारे लोगों की डिमांड थी साइंस। निर्माण आईएएस की यूट्यूब चैनल पर जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, उसमें आज से हम शुरू करेंगे साइंस। और साइंस के साथ ही एनसीईआरटी ने इकोलॉजी इन्वायरमेंट को अलग से नहीं लिखा है, साइंस के साथ लिखा है। तो साइंस जब पढ़ेंगे, क्लास 6 से आज हम शुरू करेंगे। तो जहाँ जहाँ साइंस आएगा, जहाँ जहाँ उसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट आएगा, जिस जिस चैप्टर में उसी क्रम से करते जाएंगे। क्योंकि साइंस में क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़नी बड़ी जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों का, जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे लोग, ठीक। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर पॉलिटी नहीं हुई, तो इस साइंस के बाद तुरंत पॉलिटी करेंगे। कुछ कारणों से ये सेगमेंट बदला है, ठीक। आप लोगों में ढेर सारे लोगों की डिमांड साइंस भी थी, तो कोई बात नहीं है, साइंस भी हमें ही करना है, पॉलिटी भी हमें करना है, एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी भी हमें ही करना है। तो आराम से कर लेंगे, पहले साइंस कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि साइंस थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ेगा। और बच्चा मान करके अपने आप को आप पढ़िए, और मैं बच्चा मान के समझाऊंगा। साइंस धीरे धीरे याद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दो बातें, तो सबको, जितने लोग आ चुके हैं, ठीक, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून सब लोग कह रहे हैं। फिर बाद में गुस्सा आते हैं हमारा नाम नहीं लिए, तो मैं सबका नाम एक ही बार में ले लेता हूं, जितने लोग हैं। और दो बातें इस साइंस को शुरू करने से आपको बताता हूं। साइंस के साथ दो समस्याएं हैं। जो आर्ट बैकग्राउंड के लोग हैं उनको साइंस आती ही नहीं है, बात नंबर एक, ठीक, साइंस आती ही नहीं है। तो जिनको साइंस अब तक नहीं आती होगी, कमेंट बॉक्स में वो लोग आज से आश्वस्त हो जाएं कि साइंस आ जाएगी। अब उनको सिखाने की मेरी गारंटी है। तो जिनको साइंस नहीं आती, एकदम नहीं आती, वो सीख लेंगे, वो मैं यही गारंटी ले रहा हूं, आप लोग सीख लेंगे, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, जिन्होंने, कुछ लोग ये भ्रम में होते हैं कि हमने शुरुआती क्लासेज में 10वीं में 12वीं में साइंस पढ़ा है, बीएससी किया है, तो हम 6ठी 7वीं के एनसीईआरटी क्यों पढ़े, हमको साइंस आती है। और ऐसे लोग देखते होंगे साइंस बैकग्राउंड वालों के भी सबसे अधिक साइंस के ही सवाल गलत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक चीज मैं बैक चलूंगा। दरअसल जो हमारा सिलेबस है वो साइंस नहीं है, वो जनरल साइंस है। एक चीज समझा देता हूं, पढ़ाना शुरू करता हूं। जो हमारा सिलेबस है वो जनरल साइंस है, साइंस नहीं है। यानी ये साइंस नहीं है क्या? जनरल साइंस। अब कहोगे, अब देखो यही वो मोड़ है जहां उनके सवाल गलत, जिनको साइंस नहीं आती वो भूल जाए, उनको आ गई। ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूं जो इस भ्रम में रहते हैं जिनको साइंस आती है। दरअसल ये सही है कि उनको साइंस आती है, क्योंकि उन्होंने बीएससी में पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, 12वीं में पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने साइंस पढ़ा है। यूपीएससी और जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम होते हैं उन सब में साइंस की जगह जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस का मतलब ये होता है, अब कहोगे मतलब क्या होता है? जनरल साइंस का मतलब होता है साइंस का एप्लीकेशन पार्ट, साइंस की उपयोगी चीजें। जैसे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इसमें ढेर सारे नियम, ढेर सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यह साइंस का मामला है। लेकिन सवाल क्या पूछता है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे का जहाज तैरता रहता है। जो लोहे का जहाज तैरता है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही व्यवहारिक रूप है। यानी सिद्धांत नहीं पूछे जाते हैं, थियरी नहीं पूछी जाती है, उसके व्यवहारिक रूप पूछे जाते हैं, जिसका डेली टू डेली, डे टू डे लाइफ में हमारा सामना होता है।
ठीक। और जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो इस पक्ष को हम इग्नोर करके पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो लोग साइंस आती हो वे भी ये मान लें कि नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जिनको साइंस नहीं आती है उनको तो मैं सिखा ही दूंगा। दो बातें क्लियर हो गई। एक बात और मैं सीधे सीधे क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक। सवाल तो जनरल साइंस के एनसीईआरटी से ही आते हैं, उसके बाहर नहीं आते हैं। जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आज तक एक सवाल किसी एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आए हैं, पहली बात। और अगर साइंस छूट गया तो ये ऐसा सेक्शन है जिसे कवर करना सबसे आसान है, क्योंकि पॉलिटी है तो एनसीईआरटी से भी आता है, कुछ स्टैंडर्ड किताबों से भी आता है, इकोनॉमी है एनसीईआरटी से भी आता है, किताबों से भी आता है, करंट अपडेट भी आता है। यहां नहीं है, यहां जो करंट का मामला और टेक्नोलॉजी का मामला, टेक का मामला, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। जनरल साइंस जो भी आता है 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी से आता है, और 12वीं की एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उनसे आता है। इन पर आपको लाइन टू लाइन कमांड करनी होगी, साइंस के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक। अगली बात यह है दोस्तों, समझना, यहां जब हम पढ़ेंगे तो साइंस में हम क्या करते हैं, बड़ी जल्दी में रहते हैं। तो हम देखो 6 से आज शुरू करेंगे, 6वीं की एनसीईआरटी से बात शुरू करेंगे। अब देखो फिर 7वीं आएंगे, 8वीं आएंगे, 9वीं आएंगे, 10वीं आएंगे, 11वीं 12वीं आएंगे। करना यह है कि जहां जो टॉपिक दिया हुआ हो सिर्फ उसी को बच्चे की तरह इजीली एक एक फैक्ट में आपको समझाऊंगा समझाते हुए। जैसे मान लो एक टॉपिक होता है फैट, वसा। अब इसमें 4 चीजें हैं। फैट सिंपली क्या करता है, कहां से प्राप्त होता है, 2-4 सोर्स। 6वीं की एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी बातें लिखी गई हैं फैट के बारे में। वहीं 7वीं की एनसीईआरटी में लिखी गई है फैट कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट फैट, एनिमल फैट। यानी यहां फैट का प्रकार दिया गया है। 8वीं की एनसीईआरटी में फैट के प्रकारों के बाद एक नया फैट आ गया है, ट्रांस फैट, यहां इसका जिक्र किया गया है। 10वीं की एनसीईआरटी में फैट में ही एक आ गया है कार्सिनोजन, इसका यहां जिक्र किया गया है। हम लोग गलती क्या करते हैं, पूरा फैट एक ही जगह पढ़ने लगते हैं। तो हम यहां इस गलती को नहीं करेंगे। जब हमको सीक्वेंस से चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़नी है तो जिस चैप्टर में जितनी भी बात लिखी गई है उस पर उतना ही जिक्र हमें करना है। जैसे हम 6वीं की एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ाएंगे सिर्फ फैट क्या है, काम क्या करता है बताएंगे। 7वीं आएंगे दोनों प्रकार बताएंगे, 8वीं में आएंगे तो नई चीज बताएंगे, 10वीं में आएंगे तो नई चीज बताएंगे। तो बस एक गलती जो अक्सर विद्यार्थी करता है कि एक ही बार में सब कुछ जानने लगता है। 15-20 दिन की बात है, आराम आराम से रोज 1-1 घंटा पढ़ेंगे। और मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं कि साइंस से एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका अब आने वाले किसी भी एग्जाम में। बस आपको डेली इस क्लास में लाइव आना है, 1 घंटा आराम से पढ़ना है, ठीक। और जो लोग नहीं आते हैं बाद में देख लें। लाइव आने पर जोर इसलिए होता है ताकि जो बात ना समझ में आए वो आप तुरंत पूछ सकें, ठीक। तो बात शुरू करें दोस्तों। तो बात आज शुरू करते हैं 6वीं की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्लास 6 से आज की वार्ता शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बहुत मिस किया, तो क्लास 6 एनसीईआरटी यहां से बात शुरू करते हैं चैप्टर से। तो सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबको, अच्छा नीतीश, मिशन, विजय, शोहराब अली, मेरे सारे पुराने विद्यार्थियों को मैं ढूंढ रहा हूं, सचिन, ठीक, समझ गए। तो आप आ जाओ, तो यहीं से बात शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है, आ जाओ, अध्याय 1 है भोजन, फूड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में हम समझा देंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है फूड। कहां से आता है, कहां से आता है भाई भोजन? सीधी सी बात है, खाना तो रोज खाते हैं, तो भोजन आता कहां से है? देखो कितनी बारीकी से एनसीईआरटी लिखती है कि सबसे पहली चर्चा फूड से ही करती है। अब इसी फूड में अभी बताएंगे फूड कहां से आता है, फिर बताएंगे फूड से कंपोनेंट क्या मिलता है, आगे पूरी डाइजेशन की प्रोसेस बताएंगे फूड, ठीक।
पूरा का पूरा डाइजेशन समझाएंगे, अगली क्लासों में कौन कौन सी बीमारियां होती है उसको समझाएंगे। तो आओ, तो भोजन कहां से आता है, ठीक, यह कहां से आता है। और दो बातें फिर, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है वो भी बहुत ध्यान से पढ़ें, जिनका नहीं रहा है वो आश्वस्त हो जाए, आ जाएगा, ठीक। तो भोजन कहां से आता है, तो देखो, भोजन हमें पौधे से प्राप्त होता है। भोजन कहां से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। याद रखना, पूरी की पूरी जितना भी जंतु जगत है वह सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, पौधे पर डिपेंड है। इसको अभी एक साइकिल से समझाएंगे कैसे। यानी हम जो भोजन खाते हैं, अब कह रहे हो कि जो मांसाहारी होते हैं, शेर क्या है, मान लो कि कोई व्यक्ति मांस खा रहा है तो कह रहा है पौधे से कहां प्राप्त हो रहा है, तो अरे भाई, मान लो बकरी का मांस खा रहा है तो बकरी ने क्या खाया था, किसी पौधे को खाया था। यानी पौधा पौधे को खाया बकरी ने, बकरी को खाया मनुष्य ने। अर्थात इसका भी मूल सोर्स क्या हो गया, मूल सोर्स पौधा ही हो गया। याद रखना, अभी एक साइकिल हम बोर्ड पर समझाएंगे। तो एनसीईआरटी अपनी 6 में जो पहली बात लिखती है कि भोजन का प्राथमिक सोर्स, अब देखो ये सवाल स्टेट पीसीएस में 3 बार पूछा गया है कि जंतुओं का भोजन का प्राइमरी सोर्स क्या है। अभी हम बताएंगे समुद्र की मछलियों का भी भोजन का प्राइमरी सोर्स यही होता है, पौधा होता है। तो अगर हम यहां कुछ फैक्ट की बात करें, फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि भोजन पौधे से प्राप्त होता है। और याद रखना, पौधे का कोई ऐसा अंग नहीं है जो खाया ना जाता हो। अगर पौधे की बात देखें तो फ्लावर, ढेर सारे फूल खाए जाते हैं, फूलों के साग बनाए जाते हैं, फूलों की सब्जियां बनाई जाती हैं, फ्लावर खाए जाते हैं। ढेर सारे ये फ्रूट दिख रहे हैं लाल लाल, फल के रूप में हम खाते हैं, सेव, आम, अनार, ये सब फल है, फल भी खाते हैं। पौधों की पत्तियों को हम खाते हैं, ये भी खाने में उपयोग होता है। जिन पौधों के फल नहीं खाते हैं उनके सीड्स खाते हैं। जितने भी अनाज हैं वो क्या हैं, गेहूं, चावल, दाल, ठीक, गेहूं है, चावल है, दाल है, मटर है, सब क्या है, बीज हैं। तो पौधों के फ्लावर भी खाए जाते हैं, पौधों के फल भी खाए जाते हैं, पौधों की पत्तियां भी खाई जाती हैं, पौधों के सीड्स, पत्तियां यहां, पौधों के पत्तियां भी खाई जाती हैं, पौधों के सीड्स भी खाए जाते हैं, बीज भी खाए जाते हैं, पौधों के तने भी खाए जाते हैं। जैसे सरसों का पौधा हुआ, उसके तने का साग बना के खाते हैं। कई चीजें, आलू तना के रूप में ही मिलता है। पौधों की जड़ें भी खाई जाती हैं, जो रूट्स हैं, ठीक। ढेर सारे पौधों की जड़ें मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। आयुर्वेद में जब आप आओगे, आप गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है, जड़ों के उदाहरण है, यह जड़ें खाई जाती हैं। यानी पौधा एक ऐसी चीज है जिसका हर अंग खाया जाता है। संपूर्ण पौधा खाने में उपयोग में लाया जाता है। तो एक जनरल सा इंफॉर्मेशन रहा। अब अगर हम बात कहें, इस बात का जिक्र करें कि पौधा कैसे समस्त भोजन का प्राथमिक स्रोत है, तो उसको एक बैक में चल करके मैं समझाऊंगा। और समझाने का, पढ़ाने का मेरा तरीका वही रहेगा जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, पहले बैक में जाकर के जैसे हम समझाते थे समझाएंगे, और फिर उसको लाइन टू लाइन स्क्रीन पर दिखाएंगे। जैसे ये चित्र एनसीईआरटी के पेज पर ही बना हुआ है, समझ में आ गया मत। इस चित्र को हमने यहां समझा, बैक में जा रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें दो चीज, सपोज दैट यह स्थल है और जल, पूरी पृथ्वी में 2 ही चीज है, स्थल और जल। तो अगर हम स्थल की बात करें तो देखो, ये पौधा है, ये पौधे की पत्तियां हैं, पत्तियां, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, और फोटोसिंथेसिस से ही यह फूड का निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। और यही भोजन जो निर्माण करती हैं, ठीक, यही पौधों की पत्तियों में संचित होता है, पौधों के समस्त भागों में जाता है, पौधों के बीज में जाता है, पौधों के फलों में जाता है, पौधों की जड़ों में जाता है। अलग अलग रूप से पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन ही क्या रहता है, संचित रहता है, संचित रहता है, ठीक। अब जब यह संचित होता है तो कई रूप में संचित हो जाता है। या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है, ठीक, या फैट के रूप में संचित हो जाता है, या प्रोटीन के रूप में संचित हो जाता है, ठीक, यह संचित हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखो, जड़ों से जो पौधे
पानी का अवशोषण करते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो वह पानी भी वह मिनरल्स भी अवशोषित होता है, वह खनिज भी अवशोषित होता है, साथ साथ कई प्रकार के विटामिन अवशोषित होते हैं, साथ साथ वाटर भी इनमें रहता है। यानी पौधे अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया में जहां पत्तियों से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक, विटामिन का ढेर सारे अंगों से संश्लेषण करते हैं, वहीं जमीन से वह खनिज का अवशोषण करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं और अपने पत्तियों में, जड़ों में, फल में, बीज में इन्हें संचित रहते हैं। जब हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं तो इन्हें ही खाते हैं और यह हमारे शरीर में जाते हैं और पुनः शुरू होती है शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया। और डाइजेशन की प्रक्रिया हम आगे समझाएंगे आपको, कुछ और कुछ नहीं है, इन्हीं का मूल कंपोनेंट में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। यानी यही कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, फैट टूटेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, मिनरल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, छोटे छोटे हो जाएंगे, विटामिन कई मॉलिक्यूल एक साथ में जुड़े होते हैं, सिंगल हो जाते हैं, पानी में अवशोषित हो जाते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसी को हमें विस्तार से बताना है, एक एक चीज अभी, ठीक। अब अर्थात बेसिक सोर्स क्या हो गया? पौधा। तो मान लो इसीलिए कई भागों में बांटा जाता है, कोई सीधे पौधे खाता है, तैसे खाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति पौधा नहीं खा रहा है, तो जैसे मान लो अब जंगल की बात करते हैं, इतना हुआ, इसको हिरन खा जाएगा? हिरन खा गया? हिरन को कौन खा गया? शेर, राजा खा गया। तो यानी शेर में भी जो भोजन आया बेसिक रूप से कहां आया? यहीं से आया, एक श्रृंखला जुड़ गई, हिरन बीच में आ गया। अर्थात मनुष्य का नहीं, जंतुओं का भी, कोई भी जंतु है अगर शाकाहारी होगा, मान लो हिरन है तो उसके सोर्स क्या हो गया? भोजन का पौधा हो गया। अगर शेर है तो उसका भी सोर्स क्या हो गया? पौधा भी हो गया। तो स्थल पर जितने भी जीव हैं, इसीलिए कहा जाता है पौधों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक। ठीक, उत्पादक क्यों कहा जाता है? पौधा ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन को बना रहा है। बाकी जीव जंतु जितने भी हैं वह पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर हैं। चाहे मनुष्य है, सीधे खा रहा है तो मनुष्य इस पौधे पर निर्भर है, भोजन बना नहीं रहा है। ठीक, हिरन है, इसको खा रहा है तो इसी पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर। मनुष्य ने हिरन को खा लिया तो वो क्या है? फाइनली यही तो खा रहा है। समझ में आ गया बात? इसीलिए कहा जाता है भोजन का प्राथमिक सोर्स पौधा है, या बनाता है भोजन को, इसीलिए यही प्राथमिक उत्पादक है। बात नंबर एक। अगर समुद्रों की बात की जाए, अब इसी बात को आगे हम विस्तार से बढ़ाएंगे। समुद्रों की बात की जाए, इसी को जो हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे बेसिक रूप से फूड चेन आ जाएगी। अगर समुद्रों की बात की जाए तो मान लो ये समुद्र है, अब छोटा सा समुद्र बना रहे हैं, ठीक ना, इतना छोटा नहीं होता है। मान लो ये समुद्र है, ठीक, समुद्र है या तालाब है, कुछ भी है, इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। कुछ को तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक। पादप प्लवक या जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक, या छोटे छोटे पौधे हैं। अब यह फाइटोप्लैंक्टन पूरी की पूरी समुद्र की दिनचर्या इन्हीं से चलती है। यह करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण से यह फाइटोप्लैंक्टन फूड बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब इन्हें समुद्र के बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे मान लो वो इन्हें खाते हैं। समुद्र के इन जीवों को कहते हैं जूप्लैंक्टन। बहुत विस्तार से आएंगे सब बातें, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। जूप्लैंक्टन तो इन देखो छोटे पौधों को छोटे जीव खा लिए, अब इन्हें थोड़े बड़े जीव खाते हैं, अब इन्हें बड़ी बड़ी मछलियां खाती हैं, इन्हें और बड़ी मछलियां व्हेल, शार्क इत्यादि खाती हैं। यानी समुद्र का भी जीवन ऐसे ही चलता है। यानी समुद्र में भी, समुद्री सिस्टम में भी प्राथमिक भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इन पौधों की ही है। हम सी फूड्स खाते हैं, ढेर प्रकार के शैवाल, सी फूड्स आता है तो सी फूड्स में क्या होता है? ढेर प्रकार के शैवाल खाते हैं। शैवाल क्या है? यह पौधे भी हैं। ढेर सारे प्रकार के जंतु खाते हैं, तो जंतु भी भोजन कहां से प्राप्त किया? इन पौधे से भी प्राप्त किया। अर्थात भोजन के प्राथमिक स्रोत चाहे स्थल हो या जल हो, वो कौन हो गया? पौधा हो जाता है।
समझ में बात आई? कौन हो गया? पौधा हो गया। इसी बात को हम समझा रहे थे। अब आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है भोजन पौधे से प्राप्त होता है। कैसे कैसे प्राप्त हो गया ये आप लोगों ने समझ लिया, पहले चैप्टर में ये बातें हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए, देखो वही बात अब जो हमने समझा दिया, जो लोग नए आए हैं वो तो जान लें, जो पुराने हैं, अच्छा टाइगर लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, चलो सबको गुड आफ्टरनून, ठीक। तो दीपक दुबे जी आगे देखो, जो लोग पुराने वो जानते थे किसी विषय को हम पहले समझाते हैं फिर उसको लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, और जो नए लोग जान ले ये तरीका रहेगा पूरी एनसीईआरटी का पढ़ने का। तो वही बात जो हमने अब तक समझाई उसको एनसीईआरटी कैसे लिख रही है कि पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी बात को हम समझाए हैं। क्या है? प्राथमिक स्रोत हैं, और इसी प्राथमिक स्रोत पर समस्त जीव आश्रित रहते हैं, चाहे वो समुद्र का जीव है चाहे स्थल का जीव है। इसीलिए इन पौधों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक। तो ये जो पौधा हो गया यह क्या हो गया? प्राथमिक स्रोत हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, भोजन बना रहा है, सारे जीवों को खिला रहा है। और जब यही पौधा सारे जीवों को खिला रहा है, चाहे जल हो या स्थल हो, तो यह क्या हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। इतनी बात समझनी है। क्लियर हो गया भाई लोग? इतनी बात समझनी है, ठीक ठीक। समझ गए भाई लोग? समझ में आ रही बात ना? एकदम बहुत इजीली लेना, बहुत खेल खेल में साइंस हम सिखाएंगे। इस क्लास का नाम रहेगा खेल खेल में साइंस सीखना। समझ गए ना? तो जैसे इकोनॉमी में खेलते कूदते भी रहते थे, आपस में बात भी करते रहते थे, लड़ते झगड़ते भी रहते थे और पढ़ते भी रहते थे, तो इसमें भी साइंस है तो बहुत बड़ा तोप नहीं है सर पर उठा लेना है। समझ गए? ऐसे ही खेलते रहो, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहो, बातें भी करते रहो। ध्यान यहाँ रखो, आपके दिमाग में चीजों को जगह स्थापित कर देना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप रहो, मैं स्थापित कर दूंगा। समझ में आ गई बात ना? तो आप लोग खेलते कूदते रहो, ठीक ठीक। दिव्या सिंह कह रही हैं अभी आई है, कौन सा टॉपिक है? तो एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का ये पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में जो इतनी बातें थी वो हमने आपको समझा दिया कि कैसे पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने के प्राथमिक स्रोत हैं, कैसे आश्रित रहते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। एनसीईआरटी ने क्लास 6 के पहले चैप्टर में यह वर्गीकरण किया है। और जो भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है उसमें 3 प्रकार से बांटा गया है। शाकाहारी मतलब वे जंतु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, ठीक। यानी शाकाहारी में वे जंतु शामिल होते हैं जो सिर्फ पादप उत्पाद को ही खाते हैं, जैसे गाय, खरगोश। तो गाय किस में आ जाएगी? शाकाहारी में आ जाएगी। हमने हिरन का उदाहरण दिया था, हिरन भी किस में आ जाएगा? शाकाहारी में आ जाएगा। यानी वे जंतु जो सिर्फ पादप उत्पादक को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। अर्थात भोजन के आधार पर जो जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, पहला क्या हो गया? शाकाहारी। दूसरा क्या हो गया? मांसाहारी, कार्निवोरस। दूसरे को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। इसमें वे जंतु हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर। शेर क्या हो गया? मांसाहारी। सांप क्या हो गया? मांसाहारी। यानी भोजन प्राप्त के आधार पर जो दूसरे जो वर्गीकरण है उसे कहते हैं मांसाहारी, ठीक। और तीसरा है सर्वाहारी, ओमनिवोरस। सर्वाहारी, ओमनिवोरस, ठीक। तो सर्वाहारी में वे जंतु आते हैं। देखो, एक वर्ग तो हो गया कि चल भाई सिर्फ पौधा खा रहे हैं, गाय माता है, ठीक, खरगोश है, बहुत प्यारा सा होता है, क्यूट सा, चल भाई ये शाकाहारी हो गया। अपना शेर राजा है, मांसाहारी हो गया। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? मनुष्य कहाँ जाएगा? मनुष्य तो बड़ा चटोरा है, या तो इधर भी शिफ्ट हो जाता है, इधर भी शिफ्ट हो जाता है। साग रोटी भी खा लेगा और मटन कबाब भी खा लेगा, तंदूरी चिकन भी खा लेगा। यानी मनुष्य एक ऐसा जीव है
जो शाकाहारी में भी शिफ्ट हो जाता है, मांसाहारी में भी शिफ्ट हो जाता है। आप लोगों में से भी ढेर सारे लोग सिर्फ शाकाहारी होंगे, कुछ लोग सिर्फ मांसाहारी होंगे, कुछ लोग दोनों वाले होंगे। तो उसे कहा जाता है ओमनिवोरस सर्वाहारी। ओमनिवोरस सर्वाहारी में वे जंतु आते हैं जो ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। शेर सिर्फ मांस खाता है, लेकिन मनुष्य शेर को भी शिकार करके उसका मीट बना के खा लेता है। गाय, खरगोश सिर्फ शाकाहारी है, लेकिन मनुष्य खरगोश को भी खा लेता है। ढेर सारे देशों में गाय भी खाई जाती है। तो यानी मनुष्य किस में हो गया? सर्वाहारी में हो गया। तो यह भोजन प्राप्ति के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण। बहुत छोटी छोटी, बहुत आसान बातें बताएंगे, इसमें ढेर सारी बातें हैं, लेकिन जहां एनसीईआरटी ने जिस चैप्टर में बताया होगा उसी चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि यही साइंस को सीखने का। याद रखना, आप यहां पढ़ने नहीं, मेरी क्लास में जब मैं लाइव हूं तो आप पढ़ने नहीं, सीखने आते हैं। पढ़ाई भूल जाती है, सीखा हुआ चीज भूलता नहीं है। तो सिखाने का यह तरीका है कि जहां जितनी बातें हैं उतनी ही बातें प्यार से आपको बता दी जाए, बाकी आप बातचीत करते रहिए अपने, ठीक। हाँ, ये कौन है? चटोरा, ठीक। लक्षित श्रीवास्तव लिख रहा है चटोरा। हाँ, तो बहुत चटोरा है, पता है मुझे, ठीक। अच्छा, मनोरमा क्या लिख रही है? ठीक। विजय, अच्छा विजय लिख रहा है सर आजकल सब खाते लोग। हाँ, सब खाते हैं, ठीक ना। और चीन वाला तो कुछ भी खा लेता है। चीन के बारे में, चीन के लोगों के बारे में कहा जाता है इस धरती पर जितनी चीजें हैं सब खाते हैं, ठीक। वे चमगादड़ तक खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, सांप खाते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो वो खाते ना हो। तो पक्के शाकाहारी कौन हो जाएंगे? वो छोटी आंखों वाले जो चाऊ माऊ होते हैं वो पक्के शाकाहारी हो जाते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? तो ये रहा वर्गीकरण भोजन के आधार पर। तो मुझे उम्मीद है आपको 2 बातें समझ में आ गई होगी, ठीक। बात नंबर 1 कि पौधा प्राथमिक उत्पादक है, कभी नहीं भूलना। कैसे है ये भी समझ में आ गया होगा। और भोजन प्राप्त के आधार पर ये 3 चीजों को बांटा गया है, ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया भाई लोग? अब अगली बात, अध्याय 2 यानी पहले अध्याय में सिर्फ इतनी ही बातें थी। छठी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में सिर्फ इतनी ही बातें थी। अब हम चलते हैं छठी एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर पर, ठीक। अच्छा, एंजल लिख रहे हैं हम मुर्गा मछली नहीं खाते सर। तो चल, तो तू शाकाहारी में आ गया, ठीक। एंजल शाकाहारी में आ गई। अच्छा, एंजल लड़का है कि लड़की है? ठीक। उज्जवल, ठीक। अच्छा, मानस लिख रहा बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए गुरुजी। तब रोज दर्शन होंगे, मुझे भी तुम लोगों का दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहा है, ठीक। तो पहला अध्याय समाप्त, समझ में आ गया? बोलो, दूसरे अध्याय में चलें। अब देख लो, चल भाई, आप पीडीएफ इको का मांग रहा है, चल देख लूंगा कितना मिला है नहीं मिला है, ठीक ना। शायद मिल गया भाई, तो चल आ जाओ। तो दूसरे में थोड़ा ठहरना है, भोजन के कंपोनेंट। भोजन के, अब देखो एनसीईआरटी कैसे बच्चों को सिखाती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को साइंस सीखना हो तो एनसीईआरटी के चैप्टर को से सीख लो। कारण क्या है कि वह लिखा गया बच्चों के लिए। तो एनसीईआरटी 6 के पहले चैप्टर में बताती है कि भोजन के आधार पर वर्गीकरण क्या है। अब एनसीईआरटी अपने दूसरे चैप्टर में बताती है कि भोजन के कंपोनेंट क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है। तो बढ़ जाए दूसरे चैप्टर की ओर, तो आ जाए भाई लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ो। तो भोजन के जो कंपोनेंट हैं, जो फूड कंपोनेंट हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक कहते हैं। देखो यहां भोजन भी दिख रहा है। शाकाहारी लोग देखे थोड़ा भी ललचा भी सकते हैं देख करके। भूख तो नहीं लग गई भोजन की? देख यहां तो लोग, इसमें चावल है, रोटी है, सब्जियां है 3 प्रकार की। अब देखो यहां मैं एक चीज समझाने वाली है, इसे क्यों लगाया। जिसे हम भोजन कहते हैं, तो जो शाकाहारी होगा वो देख करके लार तो नहीं टपक रहा है तू लोगों का, ठीक। चावल देख लिया, रोटी देख लिया, सब्जियां देख रही है, इसको हम भोजन कहते हैं। अब कोई मांसाहारी होता तो यही थोड़ा चिकन, मछली, मटन, अंडा इत्यादि रख लो तो मांसाहारी का काम हो जाएगा। वो कल्पना कर ले मांसाहारी वाले के यहाँ चिकन मटन रखा गया है। अब देख भाई लोग, जब हम साधारण भाषा में कहते हैं कि भोजन, ठीक, तो ये होता है। लेकिन जब हम
तो भोजन का मतलब क्या होता है? रोटी चावल दावल सब्जी सलाद अचार, ये भोजन हो गया। लेकिन जब हम साइंस की भाषा में कहते हैं भोजन, तो भोजन का मतलब होता है कि इसमें सारे वो कंपोनेंट हैं कि नहीं जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अर्थात हम रोटी खाते हैं तो बेसिकली रोटी नहीं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जाके संचित कहाँ हो गया था? गेहूं के बीज में। उसके पीस करके आटा बनाए खाएं, अब वही डाइजेस्ट होकर के हमारे शरीर में जाएगा। समझ में आ गई बात? तो साधारण अर्थों में जिसे भोजन करते हैं उसमें देखा जाता है कि भोजन के कंपोनेंट है कि नहीं। तो साइंस की भाषा में जो भोजन है उसको कहा जाता है कि अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब सारे क्या है, अगर मिलते हैं तो क्या है? भोजन के कंपोनेंट हैं, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। अब देखो, अभी आगे हम बांटेंगे कि यह भोजन के क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। अर्थात आप खाना खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ले रहे हो। ठीक, तो अगर बात किया जाए कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये पोषक तत्व होते हैं। अभी इनको बांटेंगे। अब अगर आगे बात करें, इसके अलावा फाइबर और वाटर को भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अब एक चीज बैक में आकर के हम पूरी बात को समझाते हैं। एक परिचय तो करा लिए, अब आओ बैक में चलते हैं। देखो, ये फूड है, ठीक, भोजन है। जब इसे साइंस में कहते हैं तो इसे बांटा जाता है, पोषक तत्वों में बांटा जाता है। क्या क्या चाहिए, अगर हम बांटेंगे बाद में, अगर हम क्या क्या चाहिए फूड में, साइंस की भाषा में फूड क्या होता है? तो साइंस की भाषा में फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, वाटर, पानी। ठीक, इसे रुक्षांश बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया है रुक्षांश। अब देखो, देखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है कहां कहां पाया जाता है मैं विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज बता रहा हूं केवल। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो फैट है, इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यह जो प्रोटीन है, इससे ऊर्जा भी मिलती है, साथ साथ हमारे शरीर के ढांचे को बनाता है, मसल्स को, सेल को बनाने का काम यही करता है। समझ गया आगे बात? यह प्रोटीन और फैट अच्छी तरह से काम करे, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए मिनरल और विटामिन की जरूरत होती है। आगे हम बताएंगे कौन सा मिनरल क्या करता है। ठीक, यानी शरीर को ऊर्जा देती है, चलाता कौन है? मान लो शरीर एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी में पेट्रोल का काम कौन करता है? यह कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक, गाड़ी बनती किससे? स्टील से, प्लास्टिक से, तो स्टील प्लास्टिक का काम कौन कर रहा है? प्रोटीन। ठीक, साथ साथ यह गाड़ी सही तरीके से चले, उसके लिए यह इंजन सही तरीके से काम करे, ठीक, उसके लिए क्या चाहिए? मिनरल और विटामिन। ठीक, तो ये चीजें हमारे, इसीलिए इनको कहा जाता है भोजन के कंपोनेंट, पोषक तत्व। इनसे कुछ न कुछ हमारे शरीर को मिलता है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, इन्हें पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है, फाइबर और वाटर। कहोगे क्यों? इसलिए नहीं किया जाता है कि ये जो फाइबर होता है, इससे हमारे शरीर को कुछ मिलता नहीं है। तो आप कहोगे फिर जरूरी क्यों है? यह जरूरी इसलिए है कि देखो, हम भोजन लेते हैं और यही हमारे शरीर में भोजन जाकर के डाइजेशन होता है, पाचन होता है। इस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अगर हम कुछ ऐसे करें कि इसको कुछ ऐसे कर दें कि मनुष्य ने, हम डाइजेशन में पढ़ाएंगे, फूड लिया, इसका क्या हो गया? डाइजेशन, पाचन, और इस डाइजेशन के बाद जो भोजन किस में टूट गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन में। इनसे शरीर को कुछ न कुछ मिल रहा है, ठीक, पोषक तत्व कहलाते हैं। लेकिन
भोजन जो हम खाते हैं उसमें जब ये चीजें निकल जाती हैं तो ढेर सारा पदार्थ होता है उस भोजन में जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है। अब यह जरूरी होता है कि जिन चीजों को हमारे शरीर की जरूरत नहीं होती है वे हमारे शरीर से बाहर निकलें। क्या हो? वे हमारे शरीर से बाहर निकलें। उन्हें कहा जाता है अपच पदार्थ, अनडाइजेस्ट मटेरियल। ये बाहर तभी निकलेंगे जब शरीर में रेशे रहेंगे, फाइबर रहेगा। तो फाइबर का काम क्या हो गया कि जो हमारे शरीर में अपच पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाल देना। समझ में आ गई बात? अर्थात फाइबर ऐसी चीज है जिससे कुछ मिलता नहीं है शरीर को, लेकिन फिर भी यह भोजन का कंपोनेंट है, क्योंकि भले यह कुछ न दे रहा हो, कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा हो, लेकिन यह हानि भी पहुंचाने नहीं देता है। ठीक, ढेर सारे लोग जैसे आपके दोस्त होते हैं, वो आपको कोई लाभ नहीं देंगे लेकिन आपको वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। वैसे अब मान लो जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है, अपच पदार्थ हो, शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर को क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। ठीक, इसीलिए जब किसी को अनडाइजेशन होता है, उसको अपच की समस्या होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? फ्रूट्स खाइए, उसमें ढेर सारे फाइबर होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इनसे तो शरीर को कुछ न कुछ मिलता है, इसका काम होता है शरीर से अपच पदार्थों को बाहर निकालना। यूपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन का कौन सा कंपोनेंट पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं करता? और उसमें था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर। तो फाइबर किसी पोषक पदार्थ की आपूर्ति नहीं करता, लेकिन जरूरी है हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के लिए। वैसे ही, समझ गए बात को? वैसे ही एक चीज और समझा रहा हूं, पानी, फिर उसको पढ़ूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे ही है पानी, वाटर। ठीक, वैसे ही है पानी। पानी का रोल क्या होता है देखना। चलो एक चित्र बना के समझाता हूं। मान लो ये कोई मनुष्य है, इसका मुख हो गया। अब ये मनुष्य नहीं है, मैं हल्का सा ग्राफ समझा रहा हूं। ये उसका स्टमक होता है, ये उसका पैंक्रियाज होता है, यहां का आकर के छोटी आंत शुरू होती है, ऐसे ही यहां उसका लीवर होता है। ठीक, यहां से पाइप होती है, यह डुडोनियम होता है, ऐसे होता है। ठीक, यह डुडोनियम होता है। भोजन यहां खाया, दांत बना दे रहा हूं, फूड मान लो यहां आता है, दांतों ने चबा चबा करके छोटा कर दिया, यहां से यहां आता है। ये डाइजेशन में समझाएंगे। प्रोटीन का कुछ पाचन यहां होता है, कुछ एंजाइम यहां से निकलते हैं, यहां गिरते हैं, कुछ यहां से निकलते हैं, यहां गिरते हैं, और यहां भोजन पहुंच गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर वो यहां आकर आता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ढेर सारे एंजाइम रिएक्शन करते हैं, जाता है, फाइनली यहां आकर के छोटी आंत में आकर के यह भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, अपने पोषक पदार्थों में टूट जाता है। यानी भोजन में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारे थे, सारे क्या हो गए? टूट जाता है। अब यहीं से पानी का रोल शुरू होता है। पानी क्या करता है, समझना बात को। पानी क्या करता है कि देखो, यहां प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल सब हो गया। ये पानी में, ये पानी इन्हें क्या कर देता है? घोल लेता है अपने में। यानी ये पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल गए। अब समझना, जब ये पानी में घुल जाते हैं तो यह होती है हमारी छोटी आंत, ऐसे डबल लेयर की, यह डबल लेयर की होती है। तो यह छोटी आंत पानी में सारे घुल गए, तो ये पानी के थ्रू अवशोषित हो जाते हैं। यानी पानी अवशोषित होकर के कहां आ गया? इसमें आ गया। समझ में आ गई बात? और इसमें ब्लड दौड़ रहा था, और पानी किस में मिल गया? ब्लड में मिल गया। तो जब पानी ब्लड में मिला तो उसके साथ पानी में जो घुल गए पदार्थ थे वे भी ब्लड में मिल गए। अब यही ब्लड सप्लाई होगा सेल को, कोशिका को। ठीक, और जिस कोशिका को ग्लूकोज की जरूरत है, अमीनो एसिड की जरूरत है, फैट की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, जहां जो जरूरत होगा ब्लड सप्लाई देगा। यानी पानी का रोल क्या है? पानी का रोल है कि पाचन की प्रक्रिया में जो पोषक तत्व निकले उनका अवशोषण कर लेना, अपने में घोल देना, और फिर उसको ब्लड में पहुंचा देना, और ब्लड के माध्यम से कहां चला गया? पूरे शरीर में मिल गया। यानी
जहां अन्य पोषक तत्व कुछ ना कुछ शरीर को देते थे, वहीं फाइबर और वाटर शरीर को कुछ दे नहीं रहे हैं। लेकिन रोल क्या है? जहां फाइबर का रोल है कि जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकालना, वहीं इस वाटर का रोल है डाइजेशन की प्रक्रिया में जो शरीर को लाभदायक पदार्थ मिले हैं उनको अंतिम में अवशोषित करके ब्लड में मिला देना और सेल्स तक पहुंचा देना ताकि उनका उपयोग हो जाए। ये पानी का रोल है। समझ में आ गया बात लोग? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अनन्या पंडित लिख रहे हैं कितने बजे से स्टार्ट होती है? 12:30 से ये क्लास स्टार्ट होती है। ठीक, आज से साइंस स्टार्ट हुई है, रेगुलर चलेगी संडे छोड़ करके। ठीक, जब तक साइंस खत्म नहीं होती है, साइंस में ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी चलेगी, जहां जो टॉपिक होगा। तो साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट की ये क्लासेज रेगुलर चलेगी। आज आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं बहुत हल्की चीजें हैं, कठिन चीजें भी आएंगी, बस थोड़ी थोड़ी बात। छठी के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, तो ये बात आप लोग समझ गए। ठीक, कि पानी और फाइबर का रोल क्या है। तो आइए इधर देखते हैं। अब वही हम बता रहे हैं कि फूड कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें क्या है? फाइबर और वाटर, जल। ठीक, फाइबर और जल को पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते हैं। अब यहीं से सवाल बनेगा, निम्नलिखित में से किसको पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते हैं? एक बार सवाल पूछ चुका है, तो उसमें ऑप्शन था फाइबर, कभी वाटर भी रखा जाएगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि पानी पीना तो बहुत जरूरी है, तो हम भी पी लेते हैं। ठीक, तो एक बार फाइबर पूछ चुका है, भविष्य में पूछ देगा वाटर। तो वाटर को पोषक तत्वों में और फाइबर को नहीं रखा जाता। ठीक, क्योंकि इनसे कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। यह मैं लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, जो अपने समझाना होता है बैक में जाकर समझाता हूं। ठीक, तो यह वाटर क्या करता है भैया? तो यह वाटर पाचन के बाद भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। कैसे अवशोषित करता है आप समझ में गए। वहीं फाइबर का रोल क्या है? कि यह बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई लोग? बोल भाई जल्दी से, जतिन बोल, रानी शैनी, जस्मीन, बोलो भाई लोग। ठीक, आज कमला हैरिस नहीं दिख रही है भाई। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब कहां चले गए? पूनम, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, ढेर सारे लोग थे, कहां चले गए? तो चलो भाई लोग, मैं अपने पुराने विद्यार्थियों को खोजता रहता हूं। क्लियर हो गया? कोई समस्या यहां तक? ये सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक, फाइबर वाटर सब क्लियर हो गया। तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ। आगे क्या? अब देखो, इस न्यूट्रिएंट का विभाजन करते हैं। ठीक, जो हमारे पोषक तत्व थे, अब थोड़ी थोड़ी हम गहराई की ओर जा रहे हैं। देखना क्रम से, और इसी क्रम से रहो, अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी पोषक तत्व कौन है आप लोग हमने समझ लिया। ठीक, तो कौन और कौन नहीं है ये भी समझ लिया। तो कौन नहीं है पोषक तत्व? तो फाइबर नहीं है, वाटर नहीं है, ये नहीं है, उसको याद रखना। समझ में आ गई बात ना? ये पूछता है कौन नहीं है। ठीक, अब जैसे मान लो अभी पिछला 2020 का यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ। कक्षा 7 की एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर से 10 सवाल पूछ दिए गए थे। अब जो बहुत साइंस जानता होगा, भले वो बीटेक करके आया हो, कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी ना ढंग से पढ़ा होगा उस चैप्टर को, तो एग्जाम फेल कर जाएगा, 4-5 क्वेश्चन कम हो जाएगा। समझ में आएगा बात ना? तो बहुत गौर से वही चीजें हम छाट छाट करके लाते हैं, 2-2 बार समझाते हैं, ताकि यही याद हो जाए। हम लोग इकोनॉमी में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए थे? यही चीजों को याद करना है। तो आपको सिर्फ मुझे रोज 1 से सवा घंटा देना है। घर में भी जाके साइंस नहीं पढ़ना, मैं यही याद कराऊंगा। घर में जाके अन्य चीजें पढ़ा करो। ठीक,
समझ के मैं आ गए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, ठीक। भाई डोनाल्ड ट्रंप, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, ठीक। ये कहा है बे जतिन, क्या बोल रहा, नाजू फौजी तौजीव, मार खाएगा। अच्छा, किरण क्या लिख रही है? अच्छा, मनोरमा लिख रहे हैं हम नोट नहीं कर पा रहे, नोट करने की क्या जरूरत है, ठीक। जो स्क्रीन पर दिखता है स्क्रीनशॉट लो, नोट करने की क्या जरूरत है। जो मैं समझाता हूं उसको समझो, जो लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट लो, और पीडीएफ तो मिलते ही आप लोगों को, अभी तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी आपको 5 बजे पहले। चलो भाई लोग देखो, आजा इधर, ठीक। कमला हैरिस भी आ गई, दीपक। तो अब अगली बात पढ़ते हैं, ठीक। तो जो हमारे पोषक, जब हमने इतनी बातें समझाई, ठीक, कि ये चीजें हैं, आ जाओ बैक में चलते हैं। जब हमने फूड कंपोनेंट में इतनी बातें समझाई कि कार्बोहाइड्रेट, इतनी बातें समझाई, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ठीक, वाटर और फाइबर तो है ही नहीं, तो हमें पोषक तत्व तो कौन मिल गए? इतने मिल गए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया भाई? वाटर और फाइबर पोषक तत्व तो है ही नहीं, तो अगर कहे पोषक तत्व तो है तो इतने मिल गए। अब इनमें से कुछ की शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इनको, इनमें से जैसे इतने को कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इन्हीं को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी मुख्य पोषक तत्व। इन्हें क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व। तो अब एक सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य पोषक तत्वों में है? वाटर और फाइबर तो निकल गए, बचे ये, इन सबको क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो इनमें से देखते हैं, तो देखो इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य पोषक तत्व। वहीं शरीर को विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होती है, सूक्ष्म मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अर्थात फाइबर और वाटर को निकल गए थे, हमारे पोषक तत्व बचे। तो इस पोषक तत्वों में 3 की ज्यादा जरूरत तो मुख्य पोषक तत्व, और 2 की कम जरूरत तो सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हम कह सकते हैं ना, पोषक तत्वों को 2 भाग में बांट देते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आ जाओ, तो हम यही तो बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट का हम विभाजन करते हैं, मैक्रो, मुख्य पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। यही तो हम कह रहे थे, ठीक। तो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनमें से अधिक मात्रा में जरूरत होती है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। कौन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। अर्थात पोषक तत्वों के भीतर भी जब हम विभाजन करें तो विटामिन और मिनरल एक साथ आ जाते हैं, या दोनों दोस्त हो जाते हैं, और क्या हो गए? कम मात्रा में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। वहीं ये ज्यादा मात्रा में, इन्हें क्या कहते हैं? अब यहां से ऐसे सवाल बनता है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य पोषक तत्वों में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन। तो कौन शामिल नहीं है? विटामिन। समझ में आ गई बात? तो यहां तक 2 बातें याद रखना, वाटर और फाइबर पोषक तत्व नहीं है। ये जो पोषक तत्व हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में 3 शामिल हो गए, और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो में 2 शामिल हो गए। क्लियर हो गया भाई लोग? क्लियर हो गया? ठीक, चल बात, शाबाश, ठीक। अब आगे आ जाओ, चल सही लिखता है तू लोग तो अब डॉक्टर बन जाएगा। अब अगला टॉपिक है, और यही टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है कि ये
विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करते क्या है भैया, तो इन पर अभी विस्तार से पढ़ना है। अब अगली कक्षा में यही कार्बोहाइड्रेट बहुत सिंपल है, आगे की कक्षा में बहुत विस्तार है, बताएंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, लेकिन यहां नहीं बताएंगे। यहां सिर्फ उतनी बताएंगे जितनी क्लास 6 छठी की एनसीईआरटी अपने दूसरे चैप्टर में बताती है। हाँ, कुछ करेंट अपडेट जहां करना होगा, जहां कोई नई चीज आई है अभी एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, वहां मैं आपको बताऊंगा। समझ में आगे बात? तो जिस चैप्टर में जितनी बातें हैं उतना ही बताऊंगा। हाँ, कुछ नई चीजें आई हैं, मान लो एनसीईआरटी छपे 3 साल हो गए, कुछ नई चीजें आई हैं तो उसको मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है कि हम यहां जो कार्बोहाइड्रेट पर जिक्र करेंगे सिर्फ उतना ही कार्बोहाइड्रेट है, और भी है, लेकिन सिर्फ उतनी ही। और यही साइंस पढ़ने का तरीका है, बार बार। अब कई लोग आएंगे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट में ढेर सारी बातें बताइए, नहीं, तो यही कार्बोहाइड्रेट अभी 6वीं में भी है, 7वीं में भी आएगा, 10वीं के एनसीईआरटी में आएगा, 12वीं में भी आएगा। समझ गए ना बात? तो आ जाओ, तो विभिन्न पोषक तत्वों में मिल गया कौन भाई लोग? कार्बोहाइड्रेट। करता क्या है? इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक, कैसे मिलती है? देखो कैसे मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, एक मैं ऐसे देख के बताता हूं, ऐसे कंकाल टाइप का मनुष्य बनाता हूं। देखो ऐसे हमने बताया था ना, दिख रहा है ना? देखो ऐसे, एक सेकंड, कैसे ऊर्जा मिलती है। ये स्टमक है, वही ये पैंक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर हो गया। अब देखो होता क्या है, यह डबल लेयर है। हमने क्या खाया, जैसे मान लो आलू खाया, आलू खाते हो तुम लोग, तो चलो आलू खाया, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, दांतों ने इसे तोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में, यह यहां आया स्टमक में, यहां और छोटा हुआ, प्रोटीन आगे आया, यहां जब आता है ड्यूडेनियम में, तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते अंततः, अगर हम इधर से देखें तो अंततः यह टूट जाता है, एक ही बनाते हैं, ठीक, अंततः यह टूट जाता है ग्लूकोज में। यहां किस में टूट गया? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट हो या फ्लैट, अंततः किस में टूटता है? ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को पानी अपने आप में क्या कर लेगा? वाटर। अब पानी अपने में क्या कर लेगा? इस ग्लूकोज को पानी घोल लेता है। ठीक, घोल करके किस में मिला देगा? ब्लड में मिला देगा। यानी ग्लूकोज किस में मिल गया? ब्लड में। अब यही जो ग्लूकोज ब्लड में मिल गया, इसे पाइप के थ्रू ब्लड को कहां ले जाएगा? सेल में। ब्लड पहुंच गया सेल में, सेल में होती है माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। यानी इसको चित्र दिख रहा है, देखो माइटोकांड्रिया में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। दूसरी तरफ इसी ब्लड के माध्यम से माइटोकांड्रिया में क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन क्या करता है? इस ग्लूकोज को, यह ऑक्सीजन क्या करता है? इस ग्लूकोज को जला देता है, बर्न कर देता है। और जला देता है तो क्या निकलती है? एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। इसी को हम रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे, श्वसन में पढ़ेंगे। यहां हम हल्का सा बता रहे हैं, जब रिस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से इसको बताएंगे। मतलब हमने आलू खाया, कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूटा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को पानी अपने में घोर लिया, पाइप में पहुंचा दिया, ब्लड में। अब यह ब्लड जा रहा है तो ब्लड क्या लेकर जा रहा है? ग्लूकोज लेकर के जा रहा है। अब ग्लूकोज पहुंचा सेल के माइटोकांड्रिया में, वहीं पर ऑक्सीजन पहुंच गया। कैसे पहुंचा है? रिस्पिरेशन में पढ़ाएंगे। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को जला दिया, ऊर्जा मिल गई। यानी ऊर्जा किसके जलने से मिली? तो ऊर्जा मिली इस ग्लूकोज के जलने से। ऊर्जा मिली इस ग्लूकोज को जलने से। ग्लूकोज कहां से आया? यहां से। और ये ग्लूकोज कहां से आया? डाइजेशन की प्रक्रिया में जो आलू आपने खाया था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वही फाइनली ग्लूकोज में टूट गया। फैट में भी यही होता है। समझ में आ रही बात? अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऊर्जा देने को काम करता है। ठीक, यानी शरीर को फाइनली क्या चाहिए? यह सेल है, यह मान लो कोशिका है, इसमें है माइटोकांड्रिया, यह है माइटोकांड्रिया। अब समझना, इस माइटोकांड्रिया में आ गया क्या?
ग्लूकोज, और इसी माइटोकांड्रिया में आ गया क्या, ऑक्सीजन। ठीक, यह ग्लूकोज दो सोर्स से आता है, ब्लड लेकर के आ रहा है इस ग्लूकोज को दो सोर्स से। जब हमारे भोजन में या कोई ऐसा तत्व खाएं जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या हम कोई ऐसा तत्व खाएं जिसमें क्या हो, फैट हो, अर्थात फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज कहां चला गया, सेल में, माइटोकांड्रिया में। ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज को बर्न कर दिया, जला दिया, और निकल के आ गई एनर्जी। समझ में आ गई बात। तो हम कह सकते हैं कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों का काम क्या हो गया, हमें एनर्जी देने का काम हो गया। तो अभी अब मान लो दो विकल्प हो, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट हो और दूसरी तरफ क्या हो, फैट हो। तो दोनों तो ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन सवाल आ जाए कि दोनों में कौन ज्यादा ऊर्जा देता है। तो याद रखना, दोनों में फैट ज्यादा ऊर्जा देता है, वसा ज्यादा ऊर्जा देती है। मान लो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, 1 ग्राम फैट हो, और सेल में दोनों जल रही हैं, कोशिका में जल रही हैं, तो तुलनात्मक ऊर्जा कौन देगा, फैट ऊर्जा देगा। यानी सीधी सी बात कहें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का काम है ऊर्जा देना। इसी को पढ़ते हैं, एक एक लाइन में समझते हैं, सिर्फ उतनी बातें जितनी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो मिलता कहां से कार्बोहाइड्रेट है, मैं कुछ मुख्य सोर्स बता रहा हूं, सिर्फ उतना ही जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो मिलता है आलू से, आलू खाते हो तो क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो। गन्ना से, पपीता से, चावल से, मक्का से, और ये शकरकंद है, स्वीट पोटैटो। ठीक, इतनी चीजों से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, एक सवाल क्या आता है, किसमें क्या पाया जाता है। तो यह याद बस एक बार देख लेना, यह स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, राइस, मक्का, इस सब में से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्लियर हो गया बात भाई लोग। ठीक, अब आ जाओ। तो पोषक तत्वों में पहला था कार्बोहाइड्रेट, इससे यह होता है। अगली बात वैसे है फैट। फैट की कहानी, इससे भी हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है। इससे भी हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से क्या मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से क्या मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। दो बातें हमने समझा दिया। अब हमें जानना है कि यह फैट कहां से प्राप्त होता है। तो मूंगफली से हमें फैट प्राप्त होता है। तिल का तेल आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, तिल के तेल से हमें फैट प्राप्त होता है। जब हम मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तुम लोगों में से बहुत लोग खाते हैं, उनसे फैट प्राप्त होता है। फिश, मछली से फैट प्राप्त होता है, अंडे से फैट प्राप्त होता है। ठीक, इन चीजों से फैट प्राप्त होता है। अगली बात, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रखने के लिए। देखो, अब इसको थोड़ा बैक में जा रहा हूं, प्रोटीन की कहानी देखो, बहुत हल्के से बता रहा हूं। हमारा शरीर अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो दो चीजों से मिलकर बना है। जो बॉडी है, मोटे तौर पर ढेर सारी चीजें हैं, बॉडी दो चीजों से मिलकर बना है। एक बोन, हड्डियां, और दूसरा मसल्स। मांसपेशियां, यही तो है। ठीक, मांसपेशियों, मोटे तौर पर हम कह रहे हैं, मांसपेशियों को बनाने का काम, मांसपेशियां अंतिम रूप से किससे बनती हैं, सेल से, कोशिका से। और सेल का जो ढांचा होता है यह बनता है प्रोटीन से। यानी प्रोटीन बनाएगा सेल, सेल से क्या बनेगी, मसल्स। एक बात तो यह हो गई। यानी इससे कोशिकाएं किससे बनती हैं, ठीक, प्रोटीन से, मसल से बनती हैं। समझ में आ गई बात। अब मान लो बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, कोई छोटा बच्चा हो और वो बढ़ रहा हो,
तो आमतौर पर करीब 18-19 साल तक उसकी लंबाई बढ़ती है। तो उसको भोजन में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व जरूरी होगा? सबसे ज्यादा जरूरी होगा प्रोटीन। सबसे, इसलिए मिड डे मील में सरकार क्या कहती है कि प्रोटीन फिक्स होना चाहिए। ठीक, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया 2015 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम याद है आपको, इकोनॉमी में पढ़ाए थे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें क्या कहे थे कि प्रत्येक परिवार को हम राशन देंगे 1 रुपया किलो। लेकिन 2015 में संशोधन किया गया और कहा गया कि ऐसा राशन देंगे, ठीक, जो पौष्टिक हो। साथ साथ जब 2015 में संशोधन किया गया, बता चुके हैं, तो ये बात जोड़ी गई कि राशन तो देंगे ही, साथ साथ जो गरीब वर्ग की प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 6 महीने, यानी जब बच्चा पेट में है तब 6 महीने, और जब बच्चे का जन्म हो जाए 6 महीने जो दूध पिला रहे हैं यानी 1 साल, उस बच्चे को, उस मां को लोकल आंगनवाड़ी सेंटर पर पका पकाया भोजन मिलेगा, एप्रोप्रिएट मिलेगा, और उस भोजन की गुणवत्ता होनी चाहिए कि उसमें 20 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य रूप से पर डे के भोजन में होना चाहिए। समझ में आ गई बात? उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि बच्चा मां के पेट में है तो बच्चे की सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो किस, कहां से उसको पोषक तत्व तो कहां से मिल रहे हैं? मां से मिल रहे हैं। तो मां जब प्रोटीन नहीं खाएगी तो कहां से मिलेगा? बच्चा जब 6 महीने का हो रहा है तो उसको मां का दूध पी रहा है, तेजी से ग्रोथ हो रही है, उसमें भी प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसकी सेल्स नहीं बनेगी, मसल्स का विकास नहीं होगा। एवं उसी एक्ट में कहा गया है कि फिर बच्चे को, समझना सरकार क्या करती है अपने देश के नागरिकों, फिर कहा गया है कि 6 महीने तक दूध पिला रही है, 6 महीने बाद मां को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। लोकल आंगनवाड़ी सेंटर में जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तब से लेकर के 6 साल तक लोकल आंगनवाड़ी सेंटर में उसको पका पकाया भोजन दिया जाएगा, दलिया खिलाई जाएगी, वो बहुत पौष्टिक होती है। जो पंजीरी बटती है, दलिया बटती है, बहुत पौष्टिक होती है। तो दलिया क्यों खिला रहे हैं, पंजीरी क्यों खिला रहे हैं? ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे, क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ कर रहा है तो उसे प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। समझ? अब 6 साल का हो गया, 6 साल का जब बच्चा होगा तो कहां जाएगा? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने। तो 6 बरस से लेकर 14 बरस तक वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, तो वहां क्या खाएगा? मिड डे मील खाएगा। अरे बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स और दुनिया भर का जो तामझाम होता है, ठीक ना, वो तो अमीर लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। गरीब आदमी पेट कहां से? वो हार्लिक्स और बॉर्नवीटा और पता नहीं क्या क्या होता है, मैं नहीं जानता, वैसे चीजें ढेर सारी होती हैं, ठीक ना, ये सब चोचले भी हैं। मेन प्रोटीन वोटीन चावल आटा मूंगफली सोयाबीन में ही मिलता है, ठीक। वो तो हीरोइन प्रचार करने आती है, बच्चे को 1 चम्मच खिला देती है, वो दौड़ने लगता है, आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहते हो कि अच्छा ही तो तुरंत खाया, 1 चम्मच छलांग मार दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो विज्ञापन का अर्थव्यवस्था है, विज्ञापन का अर्थशास्त्र है, वो दूसरी बात है। फिर भी यानी सरकार कह रही है कि बच्चा जब से पेट में है, 6 महीने मां के पेट में, तब भी हम प्रोटीन खिलाएंगे। 6 महीने तक दूध पी रहा है तो मां को प्रोटीन खिलाएंगे। 6 महीने से 6 साल तक इसको आंगनबाड़ी में खिलाएंगे। 6 साल से लेकर 14 साल तक प्राइमरी स्कूल में खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय प्रोटीन की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, शरीर वृद्धि कर रहा है तो ढेर सारे मसल्स का निर्माण होगा, तो प्रोटीन चाहिए। एक बात तो ये हो गया, ठीक। दूसरी बात ये है, ठीक। अच्छा, कौन कर रहा पेन कलर चेंज करे? रीना कर रही है, कौन सा कलर चेंज कर ले? बता रीना, अपना फेवरेट कलर बता, ठीक। बताओ भाई, कलम का रेंज चेंज करिए तो कौन सा रेंज चेंज करे? रंग भी बता तू लोग। चल चेंज कर रहे हैं, ये ठीक रहेगा? ये सही है? दिख ही नहीं रहा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, तो एक तो ये प्रोटीन की जरूरत ये हो गई। दूसरी, अगर प्रोटीन की जरूरत की हम बात कर दिया, पीला नहीं दिख रहा है, यही ठीक है, ठीक। दूसरी, अगर भाई हम चेंज करते हैं, दूसरी प्रोटीन की जरूरत हो, यानी शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी है। दूसरी चीज, एक समय आता है जब वृद्धि होनी रुक जाती है। 18-19 साल के बाद वृद्धि होती है नहीं, जितनी लंबाई बढ़ गई उतनी बढ़ गई, ठीक। अब तुम लोगों में जो 20 साल 21 साल से ऊपर हो गए हैं, अब नहीं बढ़ेंगे, जितना बढ़ना था बढ़ लिए, ठीक। फिर कहोगे प्रोटीन की जरूरत खत्म होनी चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं खत्म होनी चाहिए कि हमारा शरीर किससे बना है?
सेल से बना है। इसको मिटाते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है। ठीक। और जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, याद रखना, चाहे ब्लड की कोशिका हो, चाहे मसल्स की कोशिका हो, जो हम ब्लड पढ़ाएंगे आएंगे। आ गया? अरे तू लोग कहता है मेरी आवाज भग गई, मेरी थोड़ी भगती है, इस बैटरी की आवाज भगती है। ठीक। कहां से आवाज भगी थी? मेरी आवाज नहीं भगती है, बैटरी डाउन होती है। तू लोग तो मुझको गूंगा बना देगा। तो चल भाई, अब आ गई, आ गई, आ गई। अरे देख लिया, आ गई। अब बता तू लोग। ठीक, आ गया ना? तो मेरी आवाज, अरे सरकार मेरी आवाज मत भगाओ, तुम लोग को पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक, चल कोई बात नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं, हम क्या समझा रहे थे कि शरीर की नई कोशिकाएं बनाता है प्रोटीन। तो जब नई कोशिकाएं, यानी बचपन में बच्चे को क्या करेगा? बड़ा बनाएगा। अब मान लो किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, बौना रह जाएगा। बौना देखते हो ना, इतने इतने छोटे छोटे लोग होते हैं। ठीक। साथ साथ स्वस्थ रखने के लिए, मतलब बीमार शरीर कब पड़ता है? जब कोशिकाएं मर जाती हैं। मान लो आरबीसी का 120 दिन है, जितनी कोशिका मर रही हैं उतनी बन नहीं रही है, प्रोटीन की कमी हो गई।
तो यानी आरबीसी की कमी हो जाएगी, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी, तो व्यक्ति को एनीमिया हो जाएगा। अर्थात शरीर की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन जरूरी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। ठीक, इसीलिए इस प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्रोटीन क्लियर हो गया। अब इस प्रोटीन कहां मिलता है? चना खाओ, मूंग खाओ, दाल खाओ, मटर खाओ, इन सबको खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो शाकाहारी लोगों का हो गया ना। तो मांसाहारी लोग क्या करेंगे भाई? ठीक, तो जो मांसाहारी लोग हैं वो क्या खाएंगे? अच्छा, शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन है, तो तुम लोगों में से जो शाकाहारी लोग हैं वो चना खाएं, मूंग खाएं, तुअर दाल, सोयाबीन, मटर खाएं। और जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, मांस में प्रोटीन मिलता है, मछली में भी प्रोटीन मिलता है, दूध में प्रोटीन मिलता है, अंडे में प्रोटीन मिलता है। ठीक, अर्थात हम प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो चना, मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन, मीट, मछली, अंडा, ये सब प्रोटीन के क्या हो गए? सोर्स हो गए। तो ये कहानी रही प्रोटीन की। अभी आगे बहुत सा प्रोटीन आएगा, फिर मैं आगे जब प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा प्रोटीन बनता कैसे है। तो मैं बताऊंगा एमिनो एसिड से बनता है। फिर 20 प्रकार के प्रोटीन आ जाएंगे, इसेंशियल प्रोटीन आ जाएंगे, नॉन इसेंशियल प्रोटीन आएंगे। फिर बताऊंगा 20 प्रकार में एक एक प्रोटीन क्या क्या बनाता है। ठीक, या प्रोटीन कैसे बनता है, तो उसमें से फिर डीएनए संदेश देगा, एक आरएनए दौड़ के जाएगा, एमिनो एसिड को जोड़ेगा, कहेगा भैया प्रोटीन बना लो। लेकिन ये अभी नहीं, ये अगली क्लासों में। समझ गए बात को ना? ठीक, क्लियर हो गया ना? अभी तो हम सिर्फ प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दे रहे, अभी अगली क्लासों में 3-4 बार प्रोटीन आएगा। फिर इसेंशियल, यहीं फिर बांट देंगे, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, फिर बताएंगे इसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल प्रोटीन, फिर 20 प्रकार बताएंगे कौन क्या क्या करता है, फिर प्रोटीन कैसे बनता है। तो बताएंगे वो डीएनए दौड़ के जाएगा, एक दूसरे डीएनए को पकड़ेगा, कहेगा आरएनए चल संदेश लिख भग, तो मैसेंजर आरएनए हो जाएगा, संदेशवाहक हो जाएगा, फिर आरएनए जाएगा, फिर संदेश देगा, फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ जोड़ेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। समझ गए ना बात? तो आगे ढेर सारी कहानी आएंगी। ठीक, तो प्रोटीन की कहानी हो गई। अब अगली कहानी, प्रोटीन हो गया। ठीक, तो इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात, विटामिन। विटामिन क्या करता है भाई? तो विटामिन हमारे, अच्छा देखो, कोरोना आया था तो सारे लोग क्या कह रहे थे? व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में, फेसबुक पर तो सब डॉक्टर बन गए थे, क्योंकि कोई काम धंधा था नहीं लॉकडाउन में। तो सब लोग क्या कहते थे? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जाए, इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए, कहते थे ना। तो सब लोग सलाह देते थे कि संतरा खाइए, आंवला खाइए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन के लीजिए। मतलब जो विटामिन होता है, देखो याद रखना, एक होता है, हम आगे पढ़ाएंगे भी, जब हम आपको WBC पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, शरीर का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। शरीर, एक बात जान लो ना, मनुष्य है, हम मानव की बात करें तो मनुष्य को खतरा उससे नहीं है जिसे वो देख रहा है। आपका दुश्मन आपको पता है ये हमारा दुश्मन है, तो पटक के मार नहीं दोगे उसको, लाठी डंडे से मार दोगे, ताकतवर रहोगे, नहीं गोली बंदूक से मार दोगे। जैसे मार दोगे, थाने में FIR करोगे, जेल में डालोगे, खतरनाक है हमारे लिए। जीव जंतु आ जाएगा तो उसको मार दोगे। लेकिन मनुष्य को सबसे खतरा उन अदृश्य दिखने वाले बैक्टीरिया और वायरस से है, और हमारा शरीर इस बैक्टीरिया और वायरस से हर क्षण लड़ रहा है, अभी भी लड़ रहा है। आपको सोते जागते, आप सो रहे हैं, वो लड़ते रहता है। और इस हमारे शरीर के इस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता को ही बॉडी का इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे, पूरा चित्र बना समझाएंगे क्या है प्रतिरोधक क्षमता, होती कैसे है, समझना। यह प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है विटामिन। विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। यानी अगर किसी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो मतलब उस शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है। तो हम कह सकते हैं, यहां बहुत विस्तार से जिक्र नहीं करेंगे, यहां विटामिन रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। यूं कह दे, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मजबूत करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो विटामिन का पहला काम क्या हो गया? रोगों से रक्षा करना। ठीक,
कुछ अंगों के लिए तो इतना जरूरी है, जैसे हमारी आंख के लिए बहुत जरूरी है, हमारी अस्थियों के लिए, हमारे दांत को, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यह विटामिन कई प्रकार का होता है, विटामिन को नाम दिया गया है। ठीक, जैसे कुछ को विटामिन ए कहा गया है, कुछ को विटामिन बी कहा गया है, कुछ को सी कहा गया है, कुछ को डी कहा गया है, कुछ को ई कहा गया है, कुछ को के कहा गया है। इतने ही प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। ठीक, अब इसमें जो बी होता है यह कई प्रकार का होता है। B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, B5 भी होता है, B6 भी होता है, B7 भी होता है, B9 भी होता है, B12 भी होता है। तो B के ढेर सारे प्रकार है, इसलिए इन सबको मिला करके, इन्हीं सबको मिला करके कह दिया जाता है B को B कॉम्प्लेक्स। आपको कब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर B कॉम्प्लेक्स लिखता है, यानी बी कॉम्प्लेक्स में बी के सभी प्रकार के विटामिन आ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। आगे की कक्षा में फिर इसको बताएंगे, फैट सॉल्युबल कौन है, वाटर सॉल्युबल कौन है, खैर छोड़ो। यहां सिर्फ इतनी बात करते हैं कि विटामिन का पहला काम रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। कितने प्रकार का होता है, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के। अगली बात, यही बात, विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, इसलिए विटामिन बी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यह रहा हल्का सा परिचय विटामिन का। अब अगली बात, ठीक, एक एक विटामिन के बारे में हल्की हल्की बातें, बस यही क्लास को खत्म कर रहे हैं। रोज याद रखना, 6ठी से 8वीं तक, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 एनसीईआरटी रोज हम 2-2 चैप्टर करेंगे। ठीक, 9वीं में जब आएंगे तो रोज 1-1 चैप्टर करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया भाई लोग। तो 6ठी, जैसे कल हम आपको बताएंगे, 6ठी में चैप्टर नंबर 3 फाइबर है और उसके बाद कंपोनेंट है। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 क्लास की एनसीईआरटी रोज 2-2 चैप्टर करेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाएगी। 9वीं और 10वीं बड़ी है, 12वीं बड़ी है, तो रोज 1-1 चैप्टर करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ विटामिन ए। एक एक काम, यह हमारी त्वचा के लिए और हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। त्वचा में शाइनिंग आए इसलिए बहुत क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, विटामिन ए वाला चीज खाओ, गाजर खाओ। ठीक, आंखों में रतौंधी की बीमारी होती है, कम दिखता है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, वो किस लिए होता है, विटामिन ए से। तो यानी हम बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, हम सिंपल बात जान रहे हैं। यानी विटामिन ए पूरे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है, स्किन के लिए, आई के लिए। मिलता कहां से है, आम में मिलता है, दूध में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है, गाजर और पपीते में मिलता है। ठीक, गाजर और पपीते में मिलता है। ठीक, जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एक गोल्डन राइस होता है, गाजर में, अब मान लो गाजर में विटामिन ए मिल रहा है, तो गाजर में विटामिन ए बनाने वाला कोई जीन होगा, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, गाजर वाला जीन निकाल करके चावल में डाल दिया। तो यानी अब ऐसा चावल भी आ गया जो विटामिन ए बनाने लग रहा है। तो वो जो चावल खाएगा उसको विटामिन ए मिल जाएगा, उसे कहा गया गोल्डन राइस। ठीक, हम बताएंगे आपको आगे क्लास में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उसमें यही सब बताएंगे, गाजर वाला निकाल के चावल में डाल दिए। ठीक, तो गोल्डन राइस बन गया। अभी एक चावल आया क्रिस 3, ठीक, बबूल का जीन निकाल करके चावल में डाल दिए, रेगिस्तान में उसकी जुताई बुआई करेंगे ताकि कम पानी में उग सके। तो वैसे ही ढेर सारी बातें पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यानी विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, त्वचा और आंख। कहां मिलेगा, आम खाओ, दूध पियो, मछली खाओ, मछली का तेल लो, कर्ड ऑयल, गाजर और पपीता। तो शाकाहारी लोग गाजर खाएं, पपीता खाएं, दूध पिए, आम खाएं। मांसाहारी लोग तो सब खा सकते हैं। वैसे ही है विटामिन सी। कोरोना में क्या कहा जा रहा था, सबसे ज्यादा विटामिन सी खाओ। यह विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करने में भूमिका निभाता है। जो कोविड आया था तो सब सरकार करे थे खूब विटामिन सी खाओ, आंवला खूब खाओ। यह कहाँ मिलता है, हरी मिर्च में, नींबू में, आंवला में, संतरा में, टमाटर में, अमरूद में। तो विटामिन सी बात नंबर 1 करता क्या है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत। मिलेगा कहां, मिर्ची, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद। तो मिर्ची नींबू खाते रहो, विटामिन सी लेते रहो, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते रहो। वैसे ही है
अब कई लोग मिर्ची नींबू लटकाते हैं घर के सामने, तो मिर्ची नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत है। समझ गए? वैसे है विटामिन डी, यह हमारी बोन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, क्यों जरूरी होता है? देखो, बोन दो चीजों, बोन के लिए क्या चाहिए? हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। हम दूध पिए, गया पेट में, दूध में क्या है? कैल्शियम। दूध का क्या हुआ? डाइजेशन हो गया। और दूध के डाइजेशन मतलब क्या? दूध में से कैल्शियम का निकल जाना। लेकिन दूध में से कैल्शियम तो निकल गया, कैल्शियम हमारी छोटी आंत से हड्डियों में पहुंचेगा और बढ़िया से जुड़ के हड्डियां बनाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि तेल लगा करके धूप में बिठा करके खूब मालिश करो। आप कहा जाता है ना, स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? किसी व्यक्ति के हड्डियों में दर्द हो, धूप में तेल लगा के उसकी मालिश कीजिए। छोटा बच्चा होता है तो घर में माँ दादियां उसकी मालिश करती है। क्यों मालिश करती हैं? तेल से मालिश करेंगे तो उसके त्वचा के सारे पोर खुल जाएंगे और सनलाइट पड़ेगी तो उससे विटामिन डी उसके शरीर में बनेगा। तो अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो जब वो दूध पिएगा उसका कैल्शियम जाएगा तो कैल्शियम अच्छे से हड्डियों को बनाएगा। अब जब किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है। तो ब्लड टेस्ट में दो ही चीजें लिखता है, कैल्शियम का टेस्ट लिखता है और विटामिन डी टेस्ट लिखता है। क्यों लिखता है? अगर कैल्शियम कम है तो कहेगा दूध पिलाओ, लेकिन कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है तो कहेगा विटामिन डी खाओ। यानी विटामिन डी जरूरी है कि जो भोजन में कैल्शियम ले रहे हैं उसका बेहतर उपयोग किया जाए ताकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाए। तो कहां से मिलेगा? तो कृष्ण की तरह मक्खन चुराइए खाइए, अंडे खाइए, दूध पीजिए, मछली खाइए। यहां से आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। ठीक, अगली बात, बस वैसे ही है मिनरल, खनिज। ठीक, एक एक लाइन में 2 मिनट की क्लास और। मिनरल, हमने क्या कहा था? मिनरल की शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, लेकिन भले ही थोड़ी मात्रा में है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। रहीम का दोहा सुने हो ना, सत्संया के जावरे जो नावे को तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब कुछ चीजें बहुत छोटी होती हैं, काम बड़ा कर देती हैं। कुछ लोग नहीं देखते हो, छोटे छोटे हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो वैसे ही मिनरल्स है छोटा, अल्प मात्रा में जरूरत है, रोल बड़ा है। तो शरीर का उचित विकास, अच्छा स्वास्थ्य तभी रहेगा जब मिनरल होगा। तो मिनरल में जो महत्वपूर्ण मिनरल है उसमें है, ठीक, आयोडीन। ठीक, शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए कैसे, आगे क्लास में बताऊंगे कैसे आयोडीन होता है। व्यक्ति के शरीर में आयोडीन बैलेंस है तो बैलेंस ग्रोथ होगी। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? जितनी हमारी लंबाई है उसके अनुपात में हमारा दोनों हाथ भी होना चाहिए, दोनों पैर। मान लो किसी का एक हाथ छोटा ऐसे हो जाए, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत छोटा हो जाए, बौना रह जाए, सर्कस में जो लोग होते हैं, या कोई बहुत लंबा हो जाए, वो भी अजीब सा लगता है, राक्षस टाइप का। समझ में आ गई बात ना? शरीर का ग्रोथ ही होना जरूरी नहीं है, बैलेंस ग्रोथ होना जरूरी है। आयोडीन का काम है बैलेंस ग्रोथ करना। अब कल्पना करो, ठीक, किसी का पैर ही बहुत बड़ा हो जाए तो बैलेंस ग्रोथ है? नहीं। तो आयोडीन, अब विस्तार से जब आगे पढ़ाएंगे हार्मोन तो ये सब आएगा, लेकिन फिलहाल एक एक लाइन में जानो। जितनी एनसीईआरटी बात लिखती है कि आयोडीन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए जरूरी है। तो आयोडीन का काम याद रखना, संतुलित वृद्धि। मिलेगा कहां से? तो मछली खाओ, पालक का साग खाओ, चाय में अदरक डाल के पियो। चाय में अदरक डाल के पीते हैं लोग ने, ठीक। तो मछली खाइए, मांसाहारी लोग मछली खूब खाएं, शाकाहारी लोग पालक खूब खाएं, पिज्जा बर्गर कम खाएं, कुछ नहीं होता फालतू चीज, और चाय में अदरक डाल के पिए, बैलेंस ग्रोथ होगी, आयोडीन मिलेगा। वैसे ही फास्फोरस है, यह दांतों व हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। हड्डियां दो ही चीजों से बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे की क्लास में पढ़ाएंगे फास्फोरस क्या होता है, कैसे खुले में रखोगे तो जो हवा मिलती है जल जाता है। शमशान घाट में हड्डियों का फास्फोरस अपने आप जलता है तो लोग समझते हैं एक भूत है, समझ। तो फास्फोरस की कहानी पूरी बताएंगे, सबकी कहानी बताएंगे। तो यानी फास्फोरस क्या करता है? दांतों की हड्डियों, दांतों को मजबूत करता है, ठीक। तो चमचमाते हुए दांत के लिए कोई जरूरत नहीं है। 10 रुपए का क्लोजअप वाला जो मंजन का प्रचार आता है ना कि मजबूत दांतों के लिए क्लोजअप, सब विज्ञापन है। मजबूत दांतों के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस। तो कहां से मिलेगा? तो दूध पीजिए, केला खाइए, अलसी खाइए, चावल खाइए, इन सब में मिलता है फास्फोरस। अर्थात
आयोडीन जहां शरीर की संतुलित वृद्धि करता है, फास्फोरस दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। मिलता कहां एग्जाम में? दूध, केला, अलसी और चावल में। वहीं लोहा, आयरन, ठीक, आयरन भी एक मिनरल है। तो आयरन कहां मिलता है? ठीक, आयरन लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसके कारण ब्लड लाल होता है। ब्लड एक चैप्टर है 9वीं की एनसीईआरटी में, इसमें आरबीसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आरबीसी बने इसके लिए जरूरी होता है। यही लोहा जब कम हो जाता है तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी मिलती है पालक से, किसी भी हरे पत्तेदार सब्जी से, पपीता से, सेब से। ठीक, वैसे है कैल्शियम हड्डियों की मजबूती हेतु दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, ये वो मिनरल हैं। हमने कहा था छोटा ही चाहिए, रोल बड़ा है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा क्या हो गया? आपने कार्बोहाइड्रेट जाना, फैट जाना, प्रोटीन जाना, विटामिन जाना, मिनरल जाना, यानी हमारे शरीर के पोषक तत्वों को आपने जान लिया। अब दो है जो पोषक नहीं है फिर भी जरूरी है, बता चुके हैं। वैसे ही ये फाइबर या कोई पोषक प्रदान नहीं करता, शुरू में समझा दिए थे, स्टाइल वही रहेगी, समझाएंगे फिर जो एनसीईआरटी लिख के होती है उसे दिखाएंगे ताकि 2 बार हो जाए, याद हो जाए। पोषक प्रदान तो नहीं करता लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है। ठीक, फाइबर ऐसे हैं जो मांस खाने वालों को नहीं मिलते हैं क्योंकि इनकी पूर्ति सिर्फ पादप पदार्थों से होती है, अर्थात फल से होगी, हरी पत्तेदार सब्जियों से होगी, पौधों से ही फाइबर की पूर्ति होगी। तो फाइबर भी खाते रहिए, पेट साफ रहता है। समझ में आ गई बात? अर्थात फाइबर के बारे में 3 बातें, पोषक तत्वों में नहीं गिना जाता है, बात नंबर 1। दूसरा, यह बिना काम क्या करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है। मिलता कहां से है? सिर्फ पौधों के प्रोडक्ट में ही यह पाया जाता है। वैसे ही तो ये रहा, और जल के बारे में हम समझा ही दिए थे। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बातें हैं एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक, कि 2 चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया। 1 सेकंड में एक बात और, लास्ट टॉपिक लिखता है एनसीईआरटी 1 मिनट का है कि डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, कहा जाता है कि यह जितने पोषक तत्व हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जितने भी पोषक तत्व हैं, यानी फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, इनमें से कोई भी पोषक तत्व अगर लंबे समय तक शरीर में अनुपस्थित रहता है तो वह शरीर कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब जब शरीर किसी ऐसी बीमारी का, जब पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी का शिकार होता है तो ऐसी बीमारियों को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे अर्थात रोग में एक प्रकार है अभावजन्य रोग। तो जब भी सवाल आया है कि अभावजन्य रोग कौन है, तो जो पोषक पदार्थों की कमी से होते हैं। जैसे यही हम कह रहे हैं कि लंबे समय तक शरीर में जब पोषक तत्वों का अभाव होता है तो क्या बन के निकलते हैं? अभावजन्य रोग। जैसे प्रोटीन लंबे समय तक कमी रहे तो शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बाल उड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे, बौना रह जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एक एग्जाम्पल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो शरीर का विकास ही रुक जाता है। तो अर्थात यहां सिर्फ अभावजन्य रोगों के बारे में एनसीईआरटी परिचय दे रहा था। तो दोस्तों, बात नंबर 1, 3 बातें करनी आपसे। अभी 1 सेकेंड और जुड़ जाइए कि 6ठी से एनसीईआरटी हमने शुरू किया। आप दिमाग पर मत जोर डालिएगा, हंसते खेलते रहिएगा जैसे अपने में रहते हैं, और सिर्फ क्लास में रेगुलर रहिएगा। एक एक क्रम करके मैं हंसते खेलते आपको समझा दूंगा। ठीक, क्योंकि उतनी ही बात करेंगे जितनी एनसीईआरटी कहती है, भागेंगे नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दी में है। साइंस अब घर पर मत पढ़ना, सिर्फ मेरी क्लास में पढ़ना, यही याद करना, कोई जरूरत नहीं घर पर पढ़ने की। ठीक, आप लोगों को साइंस सिखाने की मेरी गारंटी है, मुझसे जुड़े रहिए, साइंस सीख लेंगे। क्लियर हो गई बात? जैसे इकोनॉमी सीख लिए ना, साइंस भी सीख लेंगे। ठीक, तो 6ठी, 7वीं और 8वीं का तक 2-2 चैप्टर रोज पढ़ाएंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर पर बात आकर के खुलेगी। तो आज 6ठी एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर हो गया, कल तीसरा और चौथा चैप्टर हो गया। और साथ साथ जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक, जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, रेगुलर आते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी हमारी ये क्लास आए इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करते रहिए। ठीक, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ढेर सारे लोग आपके साथ भी
जो हमारी निर्माण आईएएस की पहल है बेहतर एजुकेशन का, इसके लाभ ले सकें, हिस्सेदार बन गए और तुम लोग ढेर सारे आओगे, आपस में बात करते हो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है खूब बढ़िया पढ़ाने का। समझ में आ गई बात? तो कई दिन बाद मिले हैं, ठीक, तो कोई बात नहीं, मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत याद, ठीक। अरे नागराज कौन है बे? इसमें नाग भी है, नेवला भी है, नाग भी है, सांप कहां से आ गया? कह रहा नागराज है तो नेवला है, कोई कभी ट्रंप आता है, चल ठीक है बुला लो, हिरन भी बुला लो, शेर भी बुला लो, हाथी भी बुला लो, सबको बुला लो, इसी में पढ़ते रहे। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आज चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ा, कल एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 और 4 को पढ़ेंगे। मिलते हैं कल 12:30 बजे, ठीक। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोग आए।